गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है भारतीय समाज के अध्ययन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्य हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिप्रेक्ष्यों द्वारा भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया है। उसी में से एक परिप्रेक्ष्य है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल approach to study the Indian society। अब बात करें हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है क्या। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अध्ययन का एक या समाज के अध्ययन का एक ऐसा तरीका है या दृष्टिकोण है जिसमें उस समाज में घटित हुई अतीत की घटनाओं के आधार पर समाज को समझने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान समाज को समझने का प्रयास अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं, पास्ट में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं के आधार पर वर्तमान समाज को समझने का प्रयास किया जाता है। कहा भी जाता है कि वर्तमान अतीत पर आधारित होता है। तो इस लिहाज से यह दृष्टिकोण प्रभावी है। ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 4 मान्यताओं पर आधारित है। उसकी पहली मान्यता यह है कि किसी भी समाज की सामाजिक संरचना को यदि समझना है तो हमें अतीत में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के संदर्भ में हमें उसे देखना होगा, क्योंकि वर्तमान सामाजिक संरचना का निर्माण धीरे धीरे हुआ है। विभिन्न प्रकार की घटनाएं अतीत में घटित हुई हैं, उसके आधार पर परिवर्तन, संशोधन, पुनर्गठन होते होते आज की सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ है। दूसरा आधार यह है या दूसरी मान्यता यह है, विशेष करके पश्चिमी समाजशास्त्रियों के संदर्भ में, पश्चिमी समाजशास्त्री ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करने के पीछे कारण मानते हैं कि जो भी विश्व में औद्योगिक विकास हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वो जो है उसका जो सामाजिक परिणाम हुआ है उसको ऐतिहासिक आधार पर अगर हम देखेंगे तभी समझ में आ सकता है। पश्चिमी समाजशास्त्री ये मानते हैं कि वर्तमान विश्व में औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण, नगरीकरण की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, इनको हम ऐतिहासिक आधार पर समझ सकते हैं, सटीक ढंग से समझ सकते हैं। तीसरा जो आधार है कि समाज के व्यक्तियों की या समूहों के जो व्यवहार हैं, समाज के व्यक्ति और समूह के जो व्यवहार हैं, उन्हें यदि हमको समझना होगा तो हमें ऐतिहासिक संदर्भ में देखना होगा, क्योंकि ऐतिहासिक दशाओं के आधार पर ही व्यक्ति और समूह के व्यवहार में परिवर्तन आया है। अभी आगे जब हम समझेंगे एग्जाम्पल के आधार पर तो और ज्यादा क्लियर होगा। चौथा जो मान्यता है इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की, इसमें समाजशास्त्री ये मानते हैं कि जो सामाजिक तथ्य हैं या जो घटनाएं हैं जो समाज में घटित हो रही हैं, उसमें हम उसके बाहरी स्वरूप को ना देखें। अर्थात ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य घटनाओं के या सामाजिक तथ्यों के बाहरी स्वरूप को नहीं देखता है, बल्कि यह देखता है कि कौन सी वो ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है जिसके कारण वो सामाजिक तथ्य और उस घटना का विकास हुआ है। अच्छा, जो सामाजिक तथ्यों की जो वर्तमान स्थिति है उनका डेवलपमेंट ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर ही हुआ है, तो उस पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया को हमें जानना होगा। तो इन 4 मान्यताओं के आधार पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हमारा आता है। इन्हीं 4 मान्यताओं के आधार पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का गठन होता है। अब अगर हम शुरुआत से देखें, आरंभिक समाजशास्त्र देखें, शुरू से ही इस ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग होता रहा है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में हमको पढ़ना है, भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन हम ओवरऑल समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में जाएं तो समाजशास्त्र के उद्गम काल से ही, जैसे संस्थापक विचारक थे
हर्बर्ट स्पेंसर, जैसे अगस्त कॉम्ट, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दरखाइम, ये आरंभिक विचारक हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने उद्विकासवाद के सिद्धांत में ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रयोग किया है। उन्होंने समाज का जो विभाजन किया है डायकोटमी के द्विविभाजन के आधार पर और उद्विकास के आधार पर जो समाज का विभाजन किया है, वो भी ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर ही उन्होंने समझने का प्रयास किया है। उसके बाद वेस्टरमार्क, इनका जो हर्बर्ट स्पेंसर का है, कौन सा सिद्धांत है? उद्विकासवाद। हमने पढ़ा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर की है। इनके गुरु, जिसको गुरु मानते थे चार्ल्स डार्विन, उनके ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब पर आधारित जो उनका उद्विकासवाद का सिद्धांत था, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर इन्होंने थियरी ऑफ सोशल सिलेक्शन की बात की। थियरी ऑफ सोशल सिलेक्शन की बात हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा भी उन्होंने ऐतिहासिक आधार पर समझ करके ही उन्होंने दी थी, ऐतिहासिक घटनाओं को समझा और ये सिद्धांत उन्होंने दिया। वेस्टरमार्क भी जो है, अगर शुरुआती समाजशास्त्रियों में देखें तो वेस्टरमार्क के अध्ययनों में भी ऐतिहासिक प्रक्रिया का समावेश है। वेस्टरमार्क की एक किताब है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरेज, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, जिसमें उन्होंने परिवार और विवाह को ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर समझ करके परिवार और विवाह के उद्विकास की बात की है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। एक चीज आप ये सामान्यता जान लीजिए, उद्विकासवाद में ऐतिहासिक या इतिहासवाद जरूर शामिल होता है, क्योंकि उद्विकासवाद को हम कैसे समझेंगे? आज हमारा जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, भौतिक स्ट्रक्चर है या शारीरिक स्ट्रक्चर है, ये उद्विकासवाद की प्रक्रिया के माध्यम में डार्विन ने समझाया, स्पेंसर ने समझाया और उद्विकासवाद के आधार पर इन्होंने मैरिज के उद्विकास की बात की, विवाह के उद्विकास की बात की, परिवार के उद्विकास की बात वेस्टरमार्क करते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी जब अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, वर्ग संरचना के बारे में उन्होंने बताया, तो उन्होंने भी ऐतिहासिक प्रक्रिया का, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हुए अर्थात इतिहास से चीजों को लेते हुए ही उन्होंने अपने सिद्धांतों का विवेचन किया है, चाहे वो आदिम साम्यवादी समाज से लेकर के और साम्यवादी समाज, समाजवादी और साम्यवादी समाज तक। हम जानते हैं कि आदिम साम्यवादी समाज, दास समाज या गुलाम समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज और उसके बाद भविष्य का जो उन्होंने समाजवादी समाज और जो भविष्य का समाज की उन्होंने कल्पना की थी साम्यवादी समाज, ये भी ऐतिहासिक प्रक्रिया को उन्होंने इसमें शामिल किया है या ऐतिहासिक उपागम का उन्होंने सहारा लिया है, कह सकते हैं। इसी तरह सोरोकिन की अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता में उन्होंने जिस प्रकार से बताया है कि कैसे कैसे जब सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तो सामाजिक संरचना बदल जाती है। 3 प्रकार की संस्कृति का वो का वर्णन करते हैं, सेंसेट कल्चर और आइडिएशनल कल्चर, आइडियलिस्टिक कल्चर। तो उसमें भी वो ऐतिहासिक आधारों को लेते हैं। मैक्स वेबर ने भी पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट इथिक्स, प्रोटेस्टेंट्स आत्मा या प्रोटेस्टेंट्स नीति शास्त्र और पूंजीवाद का उद्भव के विवेचन में भी ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लिया। तो अगर हम देखें तो आरंभिक समाजशास्त्रियों में भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग हुआ है। इस लिहाज से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य किसी भी समाज के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने प्रोटेस्टेंट ethics and spirit
कैपिटलिज्म। सोरोकिन का है सोशल कल्चरल मोबिलिटी। अब हम ऐतिहासिक उपागम की जब चर्चा करते हैं तो एक भ्रम यह उत्पन्न होता है कि ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इतिहास में भी होता है। ऐतिहासिक उपागम का जो उपयोग है वो इतिहास में होना चाहिए, क्योंकि इतिहास एक अलग विषय है। इसका समाज शास्त्र में क्या औचित्य है? तो ऐतिहासिक उपागम या दृष्टिकोण का प्रयोग इतिहासकार भी करते हैं और समाजशास्त्री भी करते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा माइन्यूट भिन्नता है। जैसे जब इतिहासकार ऐतिहासिक उपागम का उपयोग करता है तो वो अतीत में घटित होने वाली कुछ विशेष घटनाओं को ही संदर्भित करता है, या विशेष घटनाओं से ही उसका संबंध होता है कि कौन सी घटना किस सन में घटी, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। ठीक है। लेकिन जब समाजशास्त्री ऐतिहासिक उपागम का उपयोग करता है तो उसमें जिस चीज पे फोकस करता है वो होती है कुछ विशेष दशाएं। इतिहास में वो कौन सी दशाएं रही हैं जिससे व्यक्ति का व्यवहार या उसके सामाजिक संबंधों में बदलाव आया है। मतलब विशेष दशाओं के आधार पर समानता असमानता संबंधी विचार, उसके विशेष प्रकार के व्यवहार, वर्गीय विभेद, इन सब चीजों पे विशेष फोकस समाजशास्त्री करता है। तो इतिहासकार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और समाजशास्त्री के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह भिन्नता है कि वो कुछ विशेष घटनाओं से संबंधित होते हैं और ये विशेष दशाएं एक ऐसी दशाएं जिससे समाज पर इम्पैक्ट पड़ता है, उनके व्यवहारों पर, उनके सामाजिक संबंधों पर, ऊंच नीच असमानता आदि जैसे सामाजिक तथ्यों पर जो विशेष प्रभाव पड़ता है, इस पे समाजशास्त्री का फोकस होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किन किन लोगों ने किया है, किन किन समाजशास्त्रियों ने किया है। तो भारतीय समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विशेष प्रयोग हुआ है। कई समाजशास्त्रियों ने इसका प्रयोग किया है। तो भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी किया है, विदेशी समाजशास्त्रियों ने भी किया है, और जिसमें विशेष नाम है, जैसे इसमें से भी जितने भी नाम हमने यहाँ लिखे हैं, इसमें भी कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का को एक अलग ऐतिहासिक उपागम का एक अलग सेपरेट ढंग से, इसमें एक अलग उपागम के रूप में या एकल उपागम के रूप में भारतीय समाज का अध्ययन किया है कुछ समाजशास्त्रियों ने। लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों ने ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग अन्य उपागमों के साथ किया है। कुछ ने ऐतिहासिक उपागम, और जो मैंने कल पढ़ाया था भारत विद्या शास्त्रीय उपागम और सांस्कृतिक उपागम, इन तीनों उपागमों को मिला करके अपने अध्ययन में प्रयोग किया है। तो जैसे रामकृष्ण मुखर्जी ने मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारतीय समाज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने एक इनकी किताब है राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रामकृष्ण मुखर्जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास और पतन की चर्चा की है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के आधार पर। कैसे उन्होंने बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पतन हुआ वो उसकी कुछ डेवलपमेंट के समय या विकास होने के समय कुछ कमियां ऐसी थी जिन्होंने उसके पतन को भी निश्चित किया। और मार्क्स की लाइन भी है, उन्होंने कहा नहीं था कि पूंजीवाद के पतन के बीच पूंजीवाद में ही छिपे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्क्स के सिद्धांतों का पूरी तरह से प्रयोग करते हैं। मार्क्सवादी हैं, ये भी मार्क्सवादी हैं, A.R. देसाई भी मार्क्सवादी हैं, मार्क्स के सिद्धांतों को मानने वाले हैं। कैथलीन गाफ भी मार्क्सवादी हैं, P.C. जोशी भी मार्क्सवादी ही हैं,
डी.एन. धनाग्रे भी मार्क्सवादी कहे जाते हैं, मार्क्स के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। तो ए.आर. देसाई ने जो है स्वतंत्रता पूर्व के समाज में वर्गीय संरचना और भारतीय राष्ट्रवाद का विकास, इन सब बारे में चर्चा की है। इनकी किताब भी है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक तथ्यों के विवेचन के आधार पर ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, उसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कैसे बताया कि जो है ये जो भारतीय और अंग्रेजों का जो संघर्ष था, किस तरह से वर्ग संघर्ष के रूप में उसको चित्रित किया है। इसी तरीके से दूसरा जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दूसरा नाम है ए.आर. देसाई का, अक्षयलाल रमणलाल देसाई। इनका पूरा नाम है अक्षयलाल रमणलाल देसाई। इन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर, मार्क्स के द्वंद्ववाद के सिद्धांत के आधार पर भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा की है। इन्होंने किताब जो लिखा था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। इन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारत की ग्रामीण संरचना, नगरीय संरचना, उसमें होने वाले परिवर्तनों की चर्चा की है। इसी प्रकार से ऐतिहासिक उपागम के आधार पर ही मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुक्रम में, अर्थात मार्क्स के सिद्धांतों का पूरी तरह से प्रयोग करते हैं, ये मार्क्सवादी हैं। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, ये सभी जितने नाम हमने लिखे हैं ये मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, मार्क्स के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं। तो ए.आर. देसाई ने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के साथ ही साथ इन्होंने भूस्वामियों और खेतिहर मजदूरों के मध्य हुए वर्ग संघर्ष की भी चर्चा की है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, अर्थात ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग करते हुए। इसी तरीके से कैथरीन गॉफ, ये भी मार्क्सवादी है। कैथरीन गॉफ ने केरल और तमिलनाडु का अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने ग्रामीण संरचना जो परंपरागत ग्रामीण संरचना है और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, उनके आधार पर, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर समाज की विवेचना की है। इसी तरीके से पीसी जोशी ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर जो भारत की ग्रामीण संरचना है, परंपरागत ग्रामीण संरचना है और भूमि सुधारों के कारण होने वाले द्वंद्व, जैसे जब भूमि सुधार हुआ, जैसा हम जानते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने भूमि सुधार के कई नियम लागू किए, जिससे भूमि का बंटवारा फिर से हो, जोतों को इकट्ठा किया जाए, कृषि उत्पादन बढ़े। तो भूमि सुधारों के कारण जो निम्न वर्ग थे या जो गरीब वर्ग था, उसकी भी उसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, भूमि का फिर से बंटवारा हो, जिसके बाद जमीनें नहीं थी, जमीनें उसको मिली रेज डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। तो उसमें द्वंद्व पैदा हुआ, परंपरागत ग्रामीण संरचना और भूमि सुधार, इन दोनों के संबंधों की द्वंद्ववाद के आधार पर। और द्वंद्ववाद का सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स का है, मार्क्सवादी हैं, उनके सिद्धांतों को मानते हैं। तो पीसी जोशी ने भूमि सुधार और परंपरागत ग्रामीण संरचना के बीच होने वाले द्वंद्व की ऐतिहासिक उपागम के आधार पर चर्चा की है। डी.एन. धनाग्रे ने किसान आंदोलनों की
चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर की है, मार्क्स के द्वंद्ववाद के सिद्धांत के आधार पर ही की है कि किस प्रकार से सरकार की नीतियों और किसानों की मांग डिमांड में जो द्वंद्व पैदा हुआ, उनकी नीतियों के कारण उस वजह से किसान आंदोलन हुए। और इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें जीएस घुरिये को हम भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रणेता के रूप में जानते हैं। विशेष करके भारत विद्याशास्त्रीय उपागम का ही प्रयोग जीएस घुरिये ने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में किया है। लेकिन एक बुक है उनकी सिटीज एंड सिविलाइजेशन में उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही इसकी विवेचना की है। अर्थात जीएस घुरिये ने भी ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया है। उसके बाद अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये राधा कमल मुखर्जी की किताब है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन में राधा कमल मुखर्जी ने भी ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया है। इसके बाद एक नाम आता है नर्मदेश्वर प्रसाद का। नर्मदेश्वर प्रसाद की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम। मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम। ऐतिहासिक उपागम के आधार पर नर्मदेश्वर प्रसाद ने जाति व्यवस्था के मिथ की चर्चा की है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान स्वतंत्रता प्राप्ति तक इन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह बताने का कार्य किया है कि ये जो जाति व्यवस्था है ये एक भ्रांत अवधारणा है जिसको भारतीय समाज व्यवस्था का आधार बना दिया गया है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ये सिद्ध करना चाहते हैं। इनकी एक बहुत विशेष अवधारणा भी है पिटी पिटाई अवधारणा। समाज की पिटी पिटाई अवधारणा इससे संबंधित है। जैसे प्रत्येक जातियों के बारे में कुछ मिथ जिसको बोलते हैं या मिथक को अगर हम शुद्ध देहाती भाषा में कहें तो उसको पिटी पिटाई अवधारणा कहते हैं कि हम पहले से हम अपने माइंड में उसके बारे में एक खाका बना लेते हैं कि व्यक्ति ऐसा है, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, क्षत्रिय ऐसे होते हैं, वैश्य ऐसे होते हैं, शूद्र ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार की पिटी पिटाई अवधारणा जो है का कॉन्सेप्ट किसका है? नर्मदेश्वर प्रसाद का है, जिसकी किताब है मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम। डीपी मुखर्जी, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि डीपी मुखर्जी मार्क्स के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं लेकिन अपने को मार्क्सवादी कहलाना पसंद नहीं करते। ये अपने को मार्क्स शास्त्री कहते हैं। क्यों? तो उसका सीधा सा अर्थ ये है कि डीपी मुखर्जी, इनका पूरा नाम है धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी, तो डीपी मुखर्जी मार्क्स के कुछ सिद्धांतों को जरूर स्वीकार करते हैं, अधिकतर सिद्धांतों को जरूर स्वीकार करते हैं, लेकिन द्वंद्ववाद के सिद्धांत को नहीं मानते। यहाँ जितने भी थिंकर हमने पहले बताए वो मार्क्स के द्वंद्ववाद को मानते हुए उसके आधार पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हैं और समाज का विश्लेषण करते हैं। लेकिन डीपी मुखर्जी मार्क्स के कुछ सिद्धांतों को मानते हैं लेकिन द्वंद्ववादी के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। यही कारण है कि वो अपने को मार्क्सवादी न कहला करके मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते हैं। और सारे मार्क्सवादी हैं, सारे समाजशास्त्री, और ये मार्क्स शास्त्री कहलाते हैं, मार्क्सोलॉजिस्ट। अब ऐतिहासिक जो उपागम है, जब हम समाज का विश्लेषण करते हैं, समाजशास्त्री समाज का विश्लेषण करते हैं, तो ऐतिहासिक उपागम के आधार पर जो तथ्य कलेक्ट किए जाते हैं उनके 3 मुख्य स्रोत हैं।
वो स्रोत ये है ऐतिहासिक घटनाएं जो कि अतीत में घटी हुई है, जिनको इतिहासकार मानते हैं। दूसरा सांस्कृतिक इतिहास, समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं कैसे कैसे डेवलप हुई हैं, उस सांस्कृतिक इतिहास से हम स्रोत को लेते हैं। जब भी समाज का अध्ययन करते हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हैं, तो हम ऐतिहासिक घटनाओं का प्रयोग करते हैं, सांस्कृतिक इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं कि इस विवाह, परिवार या और भी जितनी संस्थाएं हैं समाज की, उनका विकास, सांस्कृतिक इतिहास क्या रहा है। और प्रामाणिक अनुभव एवं लेख, जो विभिन्न समयों में विभिन्न टाइम पर अपनी प्रामाणिकता को उन्होंने सिद्ध किया है, अर्थात वो समाज के अध्ययनों में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रामाणिक अनुभव हैं और बहुत सारे लेख हैं जो जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो वो उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये 3 प्रकार के स्रोत हैं जो ऐतिहासिक उपागम में प्रयोग किए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़